बैंक है। अब ये कोऑपरेटिव बैंक की जो कोऑपरेटिव बैंक की जो स्थापना हुई, उसका उन्होंने, सरकार ने क्या बताया कि आपको सब्सिडी पर जो खाद मिलेगी, आपको जो दवाइयाँ मिलेंगी, तो है ना, जो कर्जा मिलेगा सस्ते रेटों पर, सस्ते जो ब्याज रेट पर आपको कर्जा मिलेगा, वो कोऑपरेटिव बैंक से मिलेगा। और कोऑपरेटिव बैंक को ये दिखाया गया कि किसान का बैंक है। और अब ये कोऑपरेटिव बैंक से ही इन लोगों ने आपकी जमीन नीलामी के दस्तावेज जारी कर दिए। आपके ने बताया कि 70,000 रुपया सैंक्शन हुआ, उसमें से 60,000 रुपया मिला। उसके बाद वो एनपीए हुआ, एनपीए होने के बाद वो आपके पास जो वसूली की रकम आई 2,15,000 का ब्याज आया, 293 टोटल हो गए। 293 टोटल हो गए। उसमें से बैंक आपसे 10-10 हजार रुपए की जो ये नीलामी वाली प्रक्रिया था, इसका खर्चा ले चुका है पहले। ये कितने दिन पहले ले चुका है? अभी 1 महीना पहले। 31 दिसंबर के पहले। क्या हुआ था सर? इधर दीजिए माइक। हाँ, सितंबर अक्टूबर में नीलामी का हमको नोटिस आया था। हाँ। और उसमें जो अपने काटोल नागपुर जिले के जितने भी बड़े लीडर लोग हैं, उनके सबके पास हम एक दो बार जा चुके। हाँ। वो भी गए थे हमारे साथ बैंक में। हाँ। फिर एक नेता के कहने के, और वो मंत्रालय में आते जाता रहता है, तो वो जो नीलामी का तारीख था, जो भी था सितंबर अक्टूबर नवंबर का, याद नहीं मुझे, तो उसको पोस्टपोन किया था 31 दिसंबर तक। ठीक है ना। फिर 31 दिसंबर आने के पहले हम और उनके पास गए। हाँ। तो उन्होंने अभी 31 मार्च ऐसा बोला है, लेकिन घर पे लेटर आ रहे नीलामी के बार बार। हाँ, तारीख पे तारीख। तो अभी 31 मार्च है मतलब नीलामी की। 21 है, कल की 21 फरवरी की लेटर आ चुके हैं घर पे। अच्छा, 31 मार्च उन्होंने बोल दिया था। हाँ, कि तब तक हम रोक के रखेंगे, हाँ। लेकिन उसके बाद में आपका नहीं सुनेंगे, या जो हम अपने को उसमें डिस्काउंट अमाउंट दिया है ना काट के, हाँ। वो भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा उनका बोला। उसके बाद आपकी जो जमीन है, ये जो 70,000 रुपया है, 60,000 रुपया, ये कितने एकड़ जमीन पे? 7 एकड़ पे। 7 एकड़ जमीन। ये 7 एकड़ जमीन पर है। उन्नति का कर्ज सर। हाँ, किसान उन्नति। हाँ, किसान उन्नति तो अच्छी हो रही है। मतलब आपका था, आपका क्या केस था? माइक देंगे आप, दोबारा से बताएंगे। हाँ। 80,000 90,000 रुपये मंजूर किया था, 70 हाथ में दिए थे, 20,000 उन्होंने रखे थे। 2 साल वो कंटिन्यू। रिश्वत के रखे थे वैसे? नहीं, वैसे ही रखे थे उन्होंने। अच्छा, उससे लिखाई कागज में 70 आया था। हाँ, वो तो अभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई, मेरे को कुछ भी उसका पता नहीं है। वो तो मम्मी के हाथ का व्यवहार था। ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद में 70,000 रुपये दिए, जैसा बताया था मम्मी ने मेरे को। उसके बाद में 2 साल उन्होंने ब्याज भरा 35,000 रुपये। और वो जो मैंने ये निकाले, उनके जो ट्रांजैक्शन निकाले, उसमें भी 70,000 रुपये है मेन अमाउंट। तो उन्होंने 70 का 90 कर दिया। बैंक तो बंद हो गई, बंद होने के बाद चालू कम से कम 4-5 साल में हुई। उसके बाद में उन्होंने नोटिस भेजे। अच्छा, बैंक ही बंद हो गया? बैंक ही बंद हो गया था। हम जाते थे तो वो बोल रहे अपने आप से कि चालू था, लेकिन वहाँ पे पूरे ताले थे। हाँ। कोई कर्मचारी नहीं था, कोई नहीं था। हाँ। 2 साल तक कंटिन्यू। हाँ। जो हमारा चल रहा था सोसाइटी वगैरह, वो सब भी बंद कर दिया था उन लोगों ने। तो अभी उनको किसी नेता ने फंड दिया, क्या दिया, उसके बाद में बैंक चालू किया। चालू करने के बाद में उन्होंने नोटिस देना चालू किया। तो जो मेन रकम है, उससे दुगना तिगना कर्जा बना दिया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने भेजा नोटिस, फिर जबरदस्ती उसके ऊपर सूट दी कुछ भी, तब भी डबल तिबल कर्जा मांग रहे हो। और आप सभी का ऐसा ही केस है लगभग? इसका मतलब ये हुआ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीट पूरा का पूरा खेल जमीन हथियाने का ही है? मतलब आपके यहाँ पर बैंक बंद करना, बैंक बंद हुआ नहीं था, बैंक बंद किया गया था। अब किसान को टेक्निकली नहीं पता है। अब क्या हो रहा है, वो जो आपके साथ हो रहा है ना, वो बिल्कुल वही है कि कितने साल, 2 साल कि 4 साल? 4 साल बंद थी। 4 साल बैंक बंद रहा। ये बैंक में पैसा जमा कराने के लिए गए, बैंक वहां मिला नहीं। और अब जब 4 साल बाद दोबारा चालू होता है, तो बैंक कहता है हम तो यहीं थे, बैंक तो चालू था, आपने नहीं जमा किया, आप डिफॉल्टर हो, इसीलिए अब आपकी जमीन नीलाम होगी। इधर से किसान को सस्ते कर्जे दे दिया,
पहले तो आपको शायद ये बताया होगा कोऑपरेटिव बैंक वालों ने, जहां तक मैं समझता हूं, कि आपने पूरा पैसा वापस नहीं करना है, आपने 6 महीने बाद खाली ब्याज देना है। ब्याज देके आपको दोबारा मिल जाएगा फिर से। सर वो एक बात और कैसी हुई, जो इधर माइक दो, इधर। जो किसान ने कर्जा उठाया उस पे वो मांग रहे, उनकी नीलामी कर रहे, और जो आम लोगों के पैसे है वो बैंक में एफडी के रूप में है, किसी ने कई शेयर्स है। जो सोसाइटी हम 50-50 सालों से उठा रहे हैं, वो सोसाइटी के 2-3 हजार शेयर्स कंटिन्यू 10 साल के जमा होते हैं। तो वो पैसे का हमारा कोई ब्याज नहीं, बट्टा नहीं, वो मुद्दल भी नहीं मिल रहे कि शायद है बा एक कर्ज में से वो भी काट लो, हमारा तो आपके पास है ही। हाँ। और मैं सर एक ग्राम का प्रधान हूँ, तो वो हमारे ग्राम पंचायत की भी अभी 2 लाख रुपए वो बैंक में है, लेकिन 5,000 भी नहीं दे रही है। और बाकी गांव के लोगों के भी एफडी है वहाँ पर, वो भी पैसा, लोगों की शादी हुई, उनके बेटे का ये हुआ, लेकिन बीमारी हमारी के भी लिए वहाँ जो पैसा जमा है वो भी नहीं दिए वो बैंक ने। हमारे पास से वसूल कर रहे हैं, लेकिन वो बैंक में हमारा पैसा है वो नहीं दे रहे। मतलब शेयर्स और उसके डिविडेंड कोई समझ गया, मैं समझ गया। मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि उनको इतना पता है, उनको ये साफ साफ पता है ना, बैंक वालों को, या कहने का मतलब जिन लोगों ने आपकी जमीन हथियानी है, क्योंकि ये तो आपको लगता है कि बैंक ने हथियानी है, सरकार ने हथियानी है। कोई डिपार्टमेंट इस टाइम पे सरकारी नहीं बचा है। बैंकों के ज्यादातर शेयर अडानी खरीद चुका है, जिनके अडानी नहीं खरीद चुका है उनके अंबानी खरीद चुका है। तो जमीन अगर बैंक लेगा आपकी, तो बैंक का मालिक ही अडानी है, तो आपकी जमीन का मालिक कौन है? अडानी। थोड़े दिन पहले आया होगा वो आप लोगों के पास जमीन खरीदने के लिए, आपने नहीं बेची होगी, तो वो इस रास्ते से आ गया, क्योंकि उस टाइम पे किसानों को जगाने वाले लोग आ जाते हैं। अब उनको ये मालूम है कि ना तो इस प्रदेश में विपक्ष बोलेगा, ना सत्ता पक्ष बोलेगा, ना स्थापित पार्टी बोलेगी, ना कोई एनजीओ बोलेगा, और एक ही संगठन में 50 संगठन हमने खड़े कर दिए। किसान संगठन के नाम पर भी 50 संगठन खड़े कर दिए, तो किसान भी कंफ्यूज है किसके पास जाना है। तो आपको संगठित रखने का कोई साधन नहीं है, ये उनको मालूम है। और अब आप टोटल बेसहारा हो। अकेले अकेले चलोगे तो रगड़ दिया जाएगा, अगर इकट्ठे होगे तो आपको आप में से कोई नेता चुनना पड़ेगा, या कोई मेरे जैसे नेता को चुनेगा कि भाई हाँ चलो, आप मेरे जैसा आदमी आएगा, वो कहेगा कि मैं आपको बचाऊंगा, और वो चल के वो भी फिर उधर ही बेच जाएगा। यही होता है ना, किसान का नेता बन करके यही करते हैं। कारण कि किसान अपने हक नहीं जानता, किसान को अपने कानून नहीं पता, किसान को इकट्ठा खड़ा होकर बोलना नहीं आता। उसको इसीलिए तो गाँव में अनपढ़ रखा गया ना, कि कानून की जानकारी देनी ही नहीं है इसको, क्योंकि यदि इसको पूरी कहानी का पता चल गया तो ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद में किसान ही तो है इस देश में। देखिए, कल वाली जो नीलामी है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब लोग अपने गांव को इकट्ठा करके या पड़ोस को इकट्ठा करके कल की नीलामी अपनी संख्या बल पे रुकवा दें? सर तो वैसे हो रहा, यहाँ पे बच्चू कोड़ू करके आमदार है, हाँ, उनका विधानसभा उधर देना, माइक देना। कल वही करने वाले, 800-900 लोग जमा है। हाँ हाँ हाँ, एक हाँ बच्चू कोड़ू करके आमदार है, हाँ। वो किसान के फेवर में बोलते हैं। हाँ। हालांकि उनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो अचलपुरा था, लेकिन वो हमारी मांग पे वो कल यहाँ पे आ रहे आंदोलन करने के लिए वगैरह। हाँ सर 8, 9, 10 तारीख को भी नीलामी हो चुकी है। हाँ इसी महीने में 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को भी नीलामी हो चुकी है। हम कुछ वकील लोगों के तरफ हम सब लोग गए थे, तो उनका बोलना भी ऐसा आ रहा कि नीलामी करने के लिए बैंक ने जो प्रोसीजर करना जरूरी है वो सब प्रोसीजर बैंक ने कर लिया है। ये कोऑपरेटिव बैंक है, तो कोऑपरेटिव बैंक का अपना एक खुद का सेपरेट कोऑपरेटिव कोर्ट है, तो हमारी केस वहाँ पे स्टैंड होंगी, हाई कोर्ट में नहीं होंगी, तो इनके बारे में भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। और जो प्रोसीजर लगती कलेक्टर की आरआरसी वगैरह ऐसा कुछ उन्होंने कुछ हमको लीगल बातें समझाई, तो वो भी उसमें कन्फ्यूजन है। उनको पूरा पावर है नीलामी करने के, और वो नीलामी कर रहे, और नीलामी सर चालू है वहाँ पे।
नहीं वो तो ठीक है, मैं एक ही बात पूछ रहा था, जो मेरा सवाल था वो ये था कि क्या हम लोग अभी संख्या बल के ऊपर अभी के लिए, क्योंकि आप कागजों में कार्रवाई करते हो तो वो आप ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज कागज तैयार करेंगे और कल को आपकी नीलामी रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कागजों में कार्रवाई करने के लिए अपने पास महीना भर 2 महीना भर तो हो कम से कम, क्योंकि कारण क्या है, आपको पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है, पूरी तरह से। और पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने के लिए आपको पूरी बात समझनी आ पड़ेगी, पहले पूरी बात समझनी पड़ेगी ना। उसके लिए आप ऐसा नहीं समझ सकते कि ऐसे ही खामखा कुछ भी समझ लेंगे। जिनसे आपकी मुलाकात करवानी थी सुबह, जिन्होंने आना था, उन्होंने एक किताब लिखी है, वर्मा जी जिनका मैं जिक्र कर रहा था। उस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि जो आपके साथ जो आपको ये पैसा दिया जा रहा है ना, आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया, ये पैसा है ही नहीं, ये रुपया है, असल में रुपया है ही नहीं। जैसे आपकी जेब में कुछ पड़ा होगा, कोई नोट पड़ा होगा जेब में, है ना, है कोई नोट, अभी कोई भी नोट दे दो, 100 का दे दो, ये हाँ हाँ चलो ये दे दो, ये दे दो, हाँ कोई बात, हाँ 1 का भी दो मुझे। देखो आपको जो समझना है ना, मोटी चीज क्या समझनी है, आपको इन 3 में भेद समझना है कि ये क्या है। ये 1 रुपया है, ये 5 रुपया है, ये 100 रुपया है, सबको ऐसा लगता है कि ये रुपया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपया, है ना, खाली 1 रुपया। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5 रुपए। लेकिन इसके साथ में नीचे एक एफिडेविट है यहां गवर्नर का, जिसमें लिखा है मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, मतलब जिसके पास भी ये नोट होगा, जिसके पास भी ये नोट होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। गवर्नर एक चिट्ठी लिख के बता रहा है पूरे दुनिया को कि जिसके भी हाथ में ये नोट होगा, मैं उसको 100 रुपए देने का वचन देता हूं। इसका मतलब ये 100 रुपए नहीं है, समझे ना बात आप? 10 सम ऑफ बोल रहा है ना, द सम ऑफ, इसका मतलब क्या है, 100 का जोड़ होता है ना? इसका 1 रुपया, ये 1 रुपया और वो 100 रुपए का नोट। जैसे मैं आपको दूं 5 लीटर डीजल, तो मैं आपको कैन में 5 लीटर डीजल दूंगा। आप भी लेने आए 5 लीटर डीजल, आपने बोला कि मेरा गांव थोड़ा दूर है और मैं लेके जाऊंगा हाथ में या साइकिल पे, तो मैं रास्ते में घिन जाएगा, तो मैं आपके वहां के पेट्रोल पंप के नाम एक चिट्ठी एक जारी कर देता हूं, एक नोट, पेट्रोल नोट, कि मैं धारक को 5 लीटर डीजल देने का वचन देता हूं, और नीचे मेरे साइन, मतलब मैंने आपके 5 लीटर डीजल देना है। तो मेरी पर्ची जिस जिस पेट्रोल पंप पे चलेगी, मैं वो पर्ची आप लेके जाओगे, उसी पेट्रोल पंप से आपको 5 लीटर डीजल मिल जाना है। तो आप अपने गांव के पास जाकर वो पर्ची पकड़ाइए और आपको वो 5 लीटर डीजल मिल जाएगा। ऐसे ही ये 100 रुपए का नोट है। ये नोट जहां जहां चलता है, कहां कहां चलता है, आपस लेन देन में हम लोग विश्वास में चलाते हैं इसको, और ये बैंक में भी चलता है। आप अगर बैंक में जाते हैं कि मेरे 100 रुपए दो, ये नोट देकर बोलो मेरे 100 रुपए दो, तो बैंक को आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। वो 100 रुपया क्या है, उस 100 रुपए को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फिर 1 रुपया। मैं आपको 1 रुपए का थोड़ा सा वो दिखाता हूं। ये मैं, आप मुझे ये माइक देंगे और आप ये पढ़ेंगे। ये 3 रुपए हैं यहां पर लिखे हुए। ये मैंने अभी लेटेस्ट फोटो है, कब की है ये, तारीख आ जाएगी। यहां पर हम लोग
डिटेल में जाएंगे तो ये फोटो खींची हुई है मैंने कब की, 24 सितंबर 2022 की, जब आपकी नीलामी की तारीख आई उसके नजदीकी। तो इस पे क्या क्या लिखा हुआ है? ₹1 इंडिया 1944। 1 रुपी इंडिया 1944 1944। अगला लिखा है 1 रुपी इंडिया 1919 1919 जलियांवाला बाग वाला साल। और आगे लिखा है 1 रुपी इंडिया 1999 1999। ये असल में क्या दिखा रहा था मैं इनको, अभी जो वर्मा जी हैं उनके पास तो ये पैसे रखे हैं, मैंने उनकी फोटो खींच रखी है। ये 3 नोट हैं, 3 सिक्के हैं, सॉरी, एक रुपए के। एक 1919 का, एक 1944 का और एक 1999 का। ये तीनों रुपए लेकर के हम बैंक में गए। हमने बैंक को बोला कि ये पैसे जमा करने हैं, कितने पैसे लोगे? तो बैंक ने कहा 3 रुपए। हमने कहा जो ये 1919 वाला रुपया है ये अभी चलन से बाहर तो नहीं हुआ। बोला रुपया कभी चलन से बाहर नहीं होता। क्या हो रहा? रुपया कभी चलन से बाहर नहीं होता। बड़े नोट, रुपए के नोट चलन से बाहर हो सकते हैं, जैसे 500 रुपए का 1000 का नोट हो गया ना, वो चलन से बाहर हो सकता है, लेकिन रुपया नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारे रुपया जो है वो चल रहा है, 1919 वाला भी चलता है। बोला हाँ चलता है। तो 1944 वाला भी चलता है, हाँ। तो उसका कितना मोल? 1 रुपया। इसका कितना? 1 रुपया। 1999 वाले सिक्के का मोल 1 रुपया। अच्छा, जब हम ये तुमको 3 रुपए देंगे बैंक में, तो जब वापस हमने 3 रुपए निकालने होंगे तो यही 3 रुपए हमको दोगे? बोलते ना, ये वाले दे देंगे, नए वाले। हमने उनको बोला भाई जो ये 1919 वाला रुपया है इसमें तो पूरी 1 तोला चांदी है, प्योर शुद्ध चांदी। इसको तो बाजार में लेके जाते हैं तो 2 क्विंटल गेहूं मिलता है। और जो ये 1944 वाला इसमें 50% चांदी है, 555 ग्राम मतलब 5 ग्राम चांदी है। और आप इसको, इसमें 1 क्विंटल गेहूं मिल जाएगा हमारे को तो। और जो ये आज वाला है इसमें तो कुछ भी नहीं मिलता 1 रुपए में। तो फिर ये मेरे 1 रुपए की कीमत, जो ये 1999 वाला 1 रुपया और 1919 वाला रुपया, इसके बीच की कीमत बराबर क्यों नहीं है? बैंक उसको 1 रुपया मानता है, इसको भी 1 रुपया मानता है, इसको भी 1 रुपया। तो मेरे इस 1 रुपए की कीमत उस 1 रुपए के बराबर क्यों नहीं है? बैंक के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर ये वाली बात पब्लिक को पता चल गई तो पब्लिक ऐसी तैसी कर देगी हमारी, क्योंकि आपके 1 रुपए की कीमत उतनी है जितनी, उतने ही सोने की कीमत है जो 3860 रुपए में आता है आज की वैल्यू के हिसाब से। यानी अगर आपके 40,000 रुपए का लोन है ना आपका, तो मात्र 10 रुपए कीमत है उसकी। और 4 लाख का लोन है तो 100 रुपए कीमत है उसकी। यानी अगर आपने बैंक का 2 लाख रुपया देना है ना, तो 50 रुपए में चुकता होगा, और कानूनन होगा। कानून है ये, अधिकार है ये आपका। लेकिन ये कागज तैयार करने में टाइम लगेगा। सबके कागज लेके आपको बैंक में एक आवेदन देना पड़ेगा कि जी मेरे को पता चला है कि आपका जो रुपया है ये फ्रॉड है और हम आपसे असली रुपए की जानकारी चाहते हैं। तो बैंक आपको गोलमोल जवाब देगा, क्योंकि पकड़ा जाएगा उसकी सच्चाई। फिर हम आरटीआई डालेंगे। एक महीने का प्रोसेस है ये। उस आरटीआई में वो पूरी प्रोसेस निकल आएगी, और उसके बाद फिर हम डालेंगे उनके ऊपर क्रिमिनल केस। 420 का भी उनके खिलाफ FIR भी होगी हमारे साथ धोखाधड़ी की और रुपये के साथ छेड़छाड़ करने की। और जमीन नीलामी तो भूल जाइए, जमीन नीलाम करने की तो सोच भी नहीं सकता बैंक। और ये ऐसा करके लखीमपुर में कई 100 करोड़ रुपए की नीलामी रुकवाई हुई है वर्मा जी ने, किसानों की ही। अब इसको कैसे लड़े ये देखिए आप, क्योंकि आपकी तो कल है नीलामी। अगर मान लो हम तो कई साल से चिल्ला रहे हैं
कि यार किसानों का अगर जमीन नीलाम होने की कगार पे आया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के किसान को बर्बाद किया है योजनाबद्ध तरीके से पूरा। मतलब किसान को यह दिखाया कि अगले साल ये वाला बीज बोओगे तो तुम्हारी फसल बढ़िया होगी, वो बो देता है कहीं से कर्जा लेकर के, उस साल भी सारा ऐसा ही काम होता है। सारे खर्चे उसके बढ़ गए हैं, ट्रैक्टर भी, डीजल भी, दवाइयां भी, खाद भी, बीज भी, सब कुछ उसको बाहर से लाना पड़ता है। और जब उसकी फसल का टाइम आता है कुछ नहीं होता। तो ये तो योजनाबद्ध है और ये तो आगे भी चलेगा। तो किसान को अपने खेत को कैसे संवारना, इस पे भी काम करना है, वो भी कर रहे हैं। किसान को अपने कर्जे से मुक्त कैसे होना है, गांव का सारा किसान कर्ज मुक्त करना है आपने। यहां क्या हुआ, यहां कोई व्यक्ति आया और उसने किसान को कर्ज मुक्ति की लड़ाई लड़ी, जो उसके चक्कर काट रहा था, जो उसके तलवे चाट रहा था, उसका तो कर्जा माफ करवा दिया उसने। और ये विरोधी पार्टी का है, ये दूसरी जात का है, ये दूसरे धर्म का है, उसका नहीं करवाया, वहां फिर बट गया किसान। सर मतलब हम एक बात ये करना चाह रहे हैं कि एक आंदोलन करके ये नीलामी पहले रोकना है हमें। तो आंदोलन के लिए मैं ये कह रहा हूं कि पहला स्टेप ये है कि आप इस नीलामी के लिए 2 महीने का वक्त ले लीजिए, और 2 महीने के वक्त लेने के बाद में, अभी शाम को वर्मा जी चले हुए हैं रास्ते में, 3 बजे के करीब वो पहुंच जाएंगे, 12 अभी बज गए हैं। अभी टेम्परेरी रिलीफ आपको लेना है, वो 3 बजे 4 बजे आ जाएंगे। क्योंकि अभी तो देखिए, अभी केवल एक चीज है जो आपको बचा सकती है, वो है आपका संख्या बल। आपने कोई वकील से पूछताछ की इस मामले में? अरे वो कर लिया, वो वकील तो ये बोलता है, वकील तो बोलता है कि इनको नीलामी करने का हक है, और वो आराम से बैंक पहले तो क्या कर रहा है, गोली दे रहा है कि आपको 31 मार्च तक आपकी नीलामी बंद है, लेकिन पीछे ही पीछे वो खुद ही नीलामी कर रहा है, खुद ही खरीदवा रहा है अपने ही लोगों से। वो अपने ही आदमी खरीद के नीलाम करके डन कागजों में करके चलो भाई किसान अपना घरो। अभी वो कब्जा नहीं ले रहा है, अभी नीलामी में कागजों में नीलामी हो गई, अब वो कब्जा लेने जाएगा तब पुलिस बल लेकर जाएगा। वो उसके बारे में भी वकील ने हमारे को ये बोला है कि कब्जे की जो केस है, बोले फिर से वो दायर करेंगे कोर्ट में। हाँ, कुछ साल बाद, यस, कुछ साल बाद, कुछ साल ये पोजीशन तुम लोगों के पास ही रहेगा। हाँ, ऐसा कौन बोल, एडवोकेट बोल रहा है। एक सवाल और था, भैया ने जैसे बताया था कि कुछ किसानों की नीलामी हो गई, हाँ, एक दो हुआ है, तो जिनका ऐसा हुआ है उनकी अभी क्या स्थिति है? मतलब उनकी स्थिति वही है, पता ही नहीं है। नहीं वही स्थिति है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मेरी भी 10 तारीख को मेरी भी खेती की नीलामी थी, तो ये एक दो मेरे इसमें भी हो चुका है, उन्होंने फाइनल नहीं किया, मतलब बोलियां लग गई है, बोलियां लग गई है। स्थिति वही है। लेने वाली इनकी गांव सी गए थे, मेरी नीलामी में खेती लेने वाले इनके गांव सी गए थे। हाँ, विरोधी पार्टी ये खास चीज है। डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ केस हुआ था अभी ऐसा, तो उसमें जो जमीन नीलाम की है, तो पहले नीलाम हो गई, रजिस्ट्री हो गई, पार्टी को पता ही नहीं। हमारे यहाँ केस हुआ ऐसा, उसमें किसान की ज़मीन नीलाम कर दी गई, नीलाम की गई और रजिस्ट्री हो गई। तो उससे पहले ये एक हथियार रख लेते हैं, पहले विज्ञप्ति देते हैं छोटे शब्दों में, छोटे पेपर में, और वो हथियार की तरह फिर जब कब्जा लेने जाते हैं तब केस दायर करते हैं और बताते हैं कि हम लोगों ने विज्ञप्ति निकाली थी, उसके बाद ये ज़मीन खरीदी है, और फिर उनका कानूनी हक हो जाता है उस पर, फिर वो अधिकार लेने जाते हैं। उसमें तो भी आप वो, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसमें भी वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेटा होता है इनके पास, किस क्षेत्र में किस जगह पर कौन सा अखबार ज्यादा पढ़ा जाता है, और विज्ञप्ति देने के लिए ये नॉर्म्स होते हैं कि जो सरकारी पैनल पे अखबार होते हैं उनमें देना पड़ता है। तो आपके क्षेत्र में जो अखबार नहीं पढ़ा जाता, जैसे अंग्रेजी के पढ़े जाते हैं, नहीं पढ़े जाते तो अंग्रेजी वालों में दे देंगे वो। तो किसान तो अंग्रेजी का अखबार नहीं पढ़ता है, हिंदी वाले में भी पढ़ देंगे, दूसरे वाले में। उनका लेटर वगैरह सब कुछ आता है। हाँ, उन्होंने सर साल भर से उन्होंने नोटिस वगैरह दिए। हाँ, पहले सर कोरोना था, अभी इस साल इतनी अतिवृष्टि हुई यहाँ पे हाँ, कि लोगों को सर जिंदा रहना मुश्किल है, जिंदा रहना मुश्किल है। किसान लोग सर भरने के लिए तैयार है। हाँ, उनका कहना कैसा है कि हम मुद्दल भरते, हाँ, उनका कहना कैसा है आप मुद्दल भरो, लेकिन बैंक के कुछ नियम है, कोऑपरेटिव बैंक के, मुद्दल प्लस 6 साल का ब्याज। हाँ, अभी किसी लोगों ने 10 साल, जो लोगों ने क्रॉप लोन उठाया, किसी को 10 साल हुआ, किसी को 12 साल हुआ,
तो उनका उनका कहना कैसा है, मुद्दल प्लस 6 साल का ब्याज। किसान लोगों का कहना कैसा है, सर हम मुद्दल भरते, कोई एट ए टाइम मुद्दल भरने के लिए तैयार है, तो कोई किसान ऐसा है कि सर हम मुद्दल भरते हैं लेकिन हमको 2 साल का वक्त चाहिए। हाँ, कोई किसान लोग ये बोल रहे हैं कि हम मुद्दल प्लस ब्याज भी भरते, लेकिन आप थोड़ा कम करो, हमको 2-3 साल का टाइम दो, ऐसा चालू है। हाँ। लेकिन एक बात ये बताइए, कितने किसान हैं इससे समस्या वाले? सर सभी किसान समस्या, नंबर बताओ। सर बहुत सारे हैं। हाँ, जिले का, इस यहाँ की बात करो, इस शहर की बात करो, इसकी बात करो, हाँ, इससे की 5,000। तो देखो अब आपको है ना, अभी क्या हो रहा है मालूम है ना, आप अलग कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हो, आप अलग कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हो, आप अलग कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हो। तो इसमें क्या है ना, आप बटे हुए हो। अभी आपके पास में एक ही रास्ता है, सबको इकट्ठा करो और बैंक घेर दो। सर डॉक्टर साहब पे ये कहना, डॉक्टर साहब ठीक है? सर हम उसी में आते हैं। सर ने जैसे बोला कि किसान लोग अलग अलग पक्ष में बांटे हुए हैं, सर ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी मेरे गांव में 10-12 लोगों को नोटिस आया होगा, वो क्या समझ रहे हैं कि नहीं हमारी जमीन नीलाव नहीं होती, हमारा क्रॉप लोन है। हम उनको सर फोड़ फोड़ के बता रहे हैं कि आपकी भी जमीन नीलाव होने वाली है। तो वो क्या कर रहे हैं, 10 गांव है तो एक गांव में से एक लोग को चुनेंगे, हाँ। फिर 30 किलोमीटर के बाद में एक लोग को चुनेंगे। वो ऐसा सिस्टम अपना रहे, एक ही गांव के लोगों की नीलामी नहीं कर रहे, यस वो टुकड़ों में ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, टुकड़ों में कर रहे हैं। हाँ। किसान लोग बांटे हुए हैं। आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन कोई कुछ कारण बता रहा, कोई कुछ कारण बता रहा, ऐसा ही हो रहा। और सर ने जैसे बोला कि कोई आमदार, विपक्ष वगैरह, कोई संगठन, कोई एनजीओ इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सर यही सिचुएशन यहाँ की सर है। अभी हम क्या सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट में वगैरह हमको सर वकील का नॉलेज यहाँ पे किसी को नहीं है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि आंदोलन होता रहेगा, आंदोलन को सक्सेस कितना मिलेगा वो किसी को पता नहीं है। बच्चू कडू कल आने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे आमदार है, ये देवेंद्र फडणवीस का नेटिव सिटी है, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं के हाथ में बहुत सारा है, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं क्या? देवेंद्र फडणवीस ये करने लगा रहे हैं। हाँ तो कर रहा है, सही बात। सर वही तो हम क्या सोच रहे हैं, आंदोलन कब तक चलेगा, लोग इकट्ठे ही नहीं हो रहे। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट में केस दायर करके होता है तो हार्ड एंड फास्ट उस पे रोक लगा दी जाए। हाँ, वो सही है आपका। अभी वही है सर। ये है, और आपको परमानेंट जो अभी शाम को अभी डॉक्टर वो आएंगे क्या? अभी एक बात बताइए, एक मिनट ना। और सर यहाँ के जो वकील है, हाँ। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की कि यहाँ पे जो नीलामी चालू है वहाँ पे स्थगिति कैसे क्या ली जाए। उनका भी कंफ्यूजन है कि केस कैसे दायर करे, कहाँ पे दायर करे, क्या करे। आप ये बताइए, एक चीज बताइए कि जो नीलाम हो रही है जिनकी जमीन, हाँ उनको तो इकट्ठा किया जा सकता है, वो है नंबर थोड़ा, और वो होगा बटा हुआ पूरे जिले में। इस गांव में से 3-4 हो गए, अगले गांव में से 3-4 हो गए, अगले गांव में से 2-3 हो गया, तो पूरे गांव को अभी उसके कोई मतलब है नहीं। हाँ लेकिन यदि हम आंदोलन करते हैं हाँ पूर्ण कर्ज मुक्ति की, हाँ आपने घर पे लिया हुआ है, आपने मकान, आपने गाड़ी पे लिया हुआ है, आपने मोटरसाइकिल पे लिया है, आपने जमीन पे लिया है, आपने पर्सनल लिया है, पूरा लोन मुक्त, उसमें तो आएगा हर कोई। अगर हम ये कहते हैं कि तुम्हारा 4 लाख का लोन 100 रुपए में पास हो रहा है, फिर ले लेना, दोबारा एनओसी मिल रही है। अभी तो आप क्या करोगे, 2 लाख रुपए का लोन है, आप 1,20,000 में सेटलमेंट कर लोगे, तो वो सेटलमेंट जिंदगी भर लिखी रहेगी और दोबारा जिंदगी में कभी लोन नहीं मिलने वाला। और यहां तो पूरी सेटलमेंट नहीं है, यहां एग्जैक्ट लोन की अदायगी है कानूनी तरीके से, जबरदस्ती नहीं। हमारे कहने से कानून में है, तो आपको उस कानून की नॉलेज दे देंगे, उस पे तो आएगा पूरा गांव इकट्ठा, सिर्फ जानकारी भर तो देनी है। हमारे क्षेत्र के आमदार अनिल बाबू देशमुख है, उनके यहाँ पे जाओ, उनके यहाँ पे धरना धरो। जो यहाँ के अलग अलग क्षेत्र के जो आमदार है उनके यहाँ पे जाओ, धरना करो, कोई ऐसा करने के लिए सर तैयार नहीं है। वो ऐसा इसलिए करने को तैयार नहीं है, देखिए 2 कारण हैं। आज का जो किसान है वो अपने घर से निकलने की क्यों हिम्मत नहीं कर रहा, उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, हाँ। और दूसरा, अभी उसे लगता नहीं है कि
मेरी गला अभी कसा गया है, वो सोच रहा है अभी मुझे रिलैक्सेशन मिला हुआ है, या जो बिल्कुल कसा हुआ है वो पिछले 5-4 साल से इतनी ट्राई मार चुका है, उसको हर आदमी ने ठगा है। वो जिसके पास भी गया, वकील के पास गया, वकील को कोई मतलब नहीं है इसका केस जीते हारे, इतने पैसे दे फटाफट, वही तो कर रहा है ना वो। दूसरे आदमी के पास गया और किसी संगठन के पास गया तो उसको भी पैसा चाहिए, हर आदमी को पैसा चाहिए। हमने भाऊ से बात करी थी, अविनाश काकड़े जी से हम बात कर रहे थे, हम 2 महीना पहले इनके पास आए थे और हमने इनको ये कहा था कि देखो भाऊ, जो गांव में ऐसा किसान है जो बिल्कुल नीलाम होने के कगार पर है, उनकी ज़मीन छुड़वाना पहला काम है अपना। और वकील भी पैसे लेता है, जो ऑफिस मैनेज करता है वहाँ भी पैसे लगते हैं। लेकिन अगर किसी किसान का ऐसी हालत है कि वो 1-2 लाख रुपया भी पे नहीं कर पा रहा है, तो उससे पैसे लेना पाप है, क्योंकि वो तो पहले से ही क्योंकि 1-2 लाख भी पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके पास अभी इतनी आमदन नहीं है। तो उससे हम 5-10-20 हजार भी नहीं ले, मतलब उससे तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। उसको खाली इतना बोलना है कि तुमको आओ निकल कर, तुम्हारी जमीन पहले बचानी जरूरी है, क्योंकि असली पूंजी है सोना और जमीन। ये पैसा जो है ये पूंजी नहीं है, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल कुछ भी पूंजी नहीं है। असली पूंजी जमीन है। अगर आपकी जमीन चली गई, जिंदगी में दोबारा जमीन नहीं खरीद पाओगे आप लोग, और जमीन चली गई तो रोटी नहीं खा पाओगे, क्योंकि आने वाले वक्त में ये देश में भूखमरी आने वाली है। ये पूरा योजना है इनकी। तो इससे अगर देश को बचाना है तो किसान का बचाना जरूरी है, और किसान अगर छोटा किसान है ना, उसका बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश को अभी तक बचाया हुआ छोटे किसान ने है। तो ये क्या कर रहे हैं, छोटे किसान के जिसके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 1 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, पहले इसको लपेटो, और उसको खरीदने के लिए उसी के गांव में बंदा मिल जाएगा, उसके लिए उनको बढ़ेगा आदमी। उसके बाद फिर 5 एकड़ वाले को लपेटो, उसको भी लेने वाला वहीं मिल जाएगा। फिर 100 एकड़ वाले जमीन खरीदने के लिए अडानी अपने आप आ जाएगा, फिर टेंशन नहीं है। 100 एकड़ का चंक एक ही आदमी से खरीदना आसान है, और 100 एकड़ 100 लोगों से खरीदना फिर मुश्किल है। बीच में 1-2 नहीं बेचेगा। अगर भूमि अधिग्रहण भी करेंगे तो उसमें भी फिर आंदोलन कर देंगे ये लोग। तो ये लोग बैकडोर से आ रहे हैं, ये अधिग्रहण कर रहे हैं तब भी काबू नहीं आ रहे, और किससे कर रहे तब भी काबू नहीं आ रहे। तो इसके लिए अविनाश बाबू आए, आइए। तो अभी बाबू क्या हुआ कि जो निष्कर्ष जो निकला पूरी बातचीत का, वो ये है कि बिंदु ये है कि वर्मा जी ने शाम को आना है अभी, जिन्होंने बात करनी थी, और कागजी कार्रवाई करने के लिए अपने को 1-2 महीना चाहिए। ये लोगों में से कुछ लोगों की ज़मीन ऐसी है जिनकी नीलामी कल होने वाली है, तो कल की नीलामी कागज़ों के दम पर तो नहीं हो सकती, वो तो लोगों के दम पर ही रुक सकती है। मतलब कल की नीलामी तो कल की नीलामी रुकवाने के लिए ये आपको देखना है, आप जाकर के उस बैंक के बाहर बैठ जाते हो, आप उसके बैंक मैनेजर से जाकर मिलते हो, आप वहाँ जाकर कोई और मिलता है, तो ये देख लीजिए। उनसे केवल 2 महीने का समय ले लीजिए, उसके बाद की कार्रवाई अविनाश भाई के भरोसे छोड़ दीजिए। नहीं है, वो तो सुनार थे, बहुत सुनार थे, इतने बड़े सुनार थे उस एरिया के, मतलब जाने पहचाने शराब। जिस दिन उनको पता लगा कि ये तो साला हमारे जरिए ही सोने के जरिए पैसा इकट्ठा करके, मतलब सारा सोना इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं, दुकान बंद कर दी, 4 शोरूम अपने, और लड़ाई लड़ने लगा रुपए की। बंदा 20 साल से लड़ाई लड़ रहा है कि ये पूरे देश का किसान एक आदमी कर्ज मुक्त करना है, क्योंकि ये सारा ठगी का चोर है, सारा चोरी हो रही है। नहीं, मुझे कुछ इनसे कुछ बात करना है। हाँ, रिपोर्ट कहाँ नहीं होती दिल्ली, हिंदी में रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? हाँ, हमें भी सुन। मैंने बोला था रिपोर्ट देने के लिए, क्यों नहीं दिया? आपने बोला था कि हम रिपोर्ट दे के रहेंगे शनिवार को। क्या समस्या क्या थी? कोई डर लगा? रिपोर्ट लिखनी नहीं आई, देंगे तो बदनामी होंगी ऐसा लगा। अभी पेपर में छप के आया तो कोई बदनामी नहीं हुई। अगर हमारी बीबी को लेके जाएंगे तो बदनामी होंगी ऐसा। अच्छा, और तुम आत्महत्या करोगे, बीबी ने घूमेगी फिर, तो फिर बदनामी नहीं होगी? अरे जेल मध्ये गेल्याने इज्जत वाढते राजा, बदनामी होताना नाही पाहिलं मी कोणाचीच नाही आहोत. शेतकरी, तुम्ही खरं सांगतो, तुम्ही लढताना दिसले ना तर शेतकरी म्हणजे हे सगळे पॉलिटिशियन घाबरताना दिसतात. 390 दिन लड़े सरदार, पूरे तीनों किसान बिल वापस लेना पड़ा. मुंह दिखाने को जगह नहीं थी मोदी को. आप लड़ते हो ना तो पूरा शासन प्रशासन डोल जाता है.
आपने लड़ना ही छोड़ दिया, आपने बात करना छोड़ दिया, आपने विरोध करना छोड़ दिया, और आपको लगता है कि वो आसानी से दे देंगे आपको। क्यों देंगे? जब मुझे लूट का माल मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूंगा? आप बताइए, मुझे हराम का आपका मिल रहा है, आपको गेहूं पैदा करने में 12 रुपए लगते हैं और मुझे अगर 6 रुपए में मिल रहा है तो आपके लिए कुछ बोलूँगा मैं? मेथी की सब्जी पैदा करने में आपको 5 रुपए 7 रुपए लगते हैं और मुझे 1 रुपए में अगर मेथी मिल रही तो मैं छोड़ूंगा क्या? आपको करना पड़ेगा। अरे 5-7 लोग नहीं है, 10 लोग नहीं है आपके पास में कि जो रिपोर्ट दे सकते हैं। आपने तो उस दिन बोला था मैं रिपोर्ट देता हूँ। सर मी प्रवृत्त केले, सगळ्यांना फोन केले, पण एकही जागा होत नाही, मी थकलेलो आहे। कल मैंने इतना बड़ा आंदोलन तैयार किया है, मैंने मेरे गांव से बुलाए लोग। आप ये देखो, सिंपल एक बात जो भाव ने बोला, उस आप वाली बात पे मैं ऐड करता हूं। आपने बोला कि वकील भी बोलेगा, पुलिस भी बोलेगी, नेता भी बोलेगा कि बैंक के पास आपकी जमीन को कुर्की करने का, उसको हथियाने का, उसको नीलाम करने का पूरा हक है कानूनन, ऐसा बोलेगा। उसको हक हो गया, कानून है। यही बात भाव ने बोली, संसद में बहुमत से पास किए हुए 3 कानून संसद में ही वापस लेने पड़े उनको, केवल इस बात के ऊपर कि हम लड़े, वहां परमानेंट बैठे कि तुम्हारा कानून नहीं चाहिए, ये वाला जो हमको बेघर करता हो, जो हमारी जमीन नीलाम करता हो, जो हमको बर्बाद करता हो, तुम्हारा कानून नहीं चाहिए। कानून क्या होता है कि हमने मिलकर एक आदमी को वहां भेजा, उस आदमी ने हमारे लिए कोई कानून बनाया, हमारे लिए, अपने लिए नहीं, कंपनी के लिए नहीं, वो हमारे लिए। अब जैसे अब ये लोग हैं, हम मिलके नियम बना ले कि भाई ऐसा करेंगे, अपन अभी वहां चलते हैं बैंक के पास और एक नियम यहां तय कर लें कि हम लाइन में चलेंगे, कोई किसी के साथ हाथापाई नहीं करेगा, कोई किसी के हिंसा नहीं करेगा, ये नियम है। यही कानून हो गए जो हमने अपने ऊपर मान लिए कि हाँ हमने मान लिया ये नियम। तो वो जो कानून है वहां लिखे जाते हैं, वो नियम है जो वो हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए बनाता है। यदि वो नियम हमारी जिंदगी के विरुद्ध जाता है तो हमारा पूरा हक है कि हम उसके खिलाफ लड़ें कि हमें तुम्हारा ये नियम नहीं चाहिए, हम मालिक हैं, तुम हमारे प्रतिनिधि हो, तुम्हारा काम है हमारे लिए काम करना, कंपनियों के लिए काम करना नहीं। तो जब आप इस तरह से खड़े होंगे तो उनको बने हुए सारे नियमों को ताक पे रखकर करना होगा। इतिहास में बहुत बार हुआ है जब सभी किसानों के सारे कर्जे एक कलम से माफ हुए हैं, हुए ना भाऊ? एक कलम से, किसी की कोई नियम, कोई कानून, सब डरा रह गया। अरे ये होने वाला है, ये अगर थोड़े से हिम्मत दिखाए तो होने यही होने वाला है, होगा। ये आपके पास डिपेंड करता है कि आप पीछे वाली लाइन में होंगे कि आगे वाली लाइन, ये होगा। इसके लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब एक लाइन में आ रहा है सीधा। अगर आपको लगता है, क्योंकि जब तक आपकी जमीन जा चुकी होगी फिर कुछ नहीं कर पाएगा। आज थोड़ा सा लड़ लो, मरोगे तो पक्का। वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, सबको घरों में कैद कर लिया। एक हमारी टीम में है अशोक भाई पटेल, वो ऐसे छाती पर लगा के, कमिश्नर साहब मैं बिना मुंह ढके यहां खड़ा हूं, मुझे गिरफ्तार करो, ऐसे लिखा है और चौक पे खड़ा हो गया। पुलिस की गाड़ियां आई, आकर के उसको इंस्पेक्टर बोलता है, डीवाईएसपी बोलता है कि पटेल साहब घर में बच्चे नहीं है क्या? बोले हैं। तुमको रोकते नहीं है क्या? बोलते नहीं। क्यों, तुम मर गए तो बोला बच्चे समझाते नहीं तुमको? बोला नहीं समझाते, क्योंकि उनको एक बात का पता है कि ये हमारा बाप है ना, जो इनका बाप था वो मर गया, और उनका जो बाप था वो भी मर गया, और उनका जो बाप था वो भी मर गया, और ये भी मरने वाला है, एक दिन मरेगा पक्का, और फिर हम भी मरेंगे। हमारे घर में मरने का रिवाज है और वो सबके घर में है मरने का रिवाज। अपन सारे मरेंगे। मैं प्रकृति का नियम नहीं तोड़ना चाहता ना मर के। सरकार को मेरे ना मरने में इतनी दिलचस्पी क्यों है, मेरे को यह पूछना है सरकार से, क्योंकि मरकर ही मैं सृष्टि का नियम चालू रखूंगा ना। तो मेरा मरना तो तय है, तो मैं तुम्हारी बुजदिली वाली मौत नहीं मरूंगा।
मैं तो कोरोना को भी सीधा बोलकर मरूंगा कि आजा देख, मैं देखता हूं, तेरे को बताता हूं क्या। जिस वक्त सारा देश डर रहा था, जिस आदमी को सच्चाई का पता होता है वो इतना निडर हो जाता है, वो किसी चीज से नहीं डरता है। तो आपको मरना है पक्का एक दिन। अब आपने ये देखना है कि आपकी जमीन नीलाम होते हुए खुद देखना है कि अगले परिवार ने झेलना है वो दुख। और फिर ये लड़ाई भी जीती जाएगी कर्ज मुक्ति की। कर्ज मुक्त होगा ये भारत। उस वक्त अगर आपकी जमीन जा चुकी होगी फिर आप कुछ नहीं होंगे। तो लड़ लो थोड़े से दिन और। नहीं, मैं हमको ये पूछना चाहता हूँ देवेंद्र भाई कि हमको गाड़ी जब उठाना नहीं होता हाथ से तो हम जैक लगाते ना। हाँ, ये पुलिस का रिपोर्ट जैक है यार। ये जैक है। हाँ, जब तुम्हारे पास 1000 लोग नहीं है, तुम नहीं रोक सकते, तो 10 लोगों में कैसे रोका जाएगा? तो पुलिस का सहारा लो। कानून उनके लिए है तो तुम्हारे लिए भी है, सबके लिए है वो। तो मैं तो जैक बता रहा हूँ ना, इतने ही लोग अगर जाके रिपोर्ट दे दे तो वो गाड़ी वैसे ही उड़ जाएगी। बात समझे हो? हमारी बात समझे कि नहीं? वो जैक है करो। अच्छा, एक काम करते हैं भाऊ, इसमें आ जाएगा। एक बात बताओ, सबका इसमें आ जाएगा न्यूज़पेपर। भाऊ एक बात बताओ, आप लोगों ने आत्महत्या की परमिशन मांगा। भाऊ एक बात बताओ, कल का आंदोलन क्या होता है क्या नहीं होता है हमको नहीं मालूम ना। कल जो होगा वो क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं मालूम। आज तो हम लोग कर ही सकते हैं, आज ही कर देते हैं रिपोर्ट। मैं तो बोल रहा हूँ 15 दिन से। आज ही सारे जने कर देते हैं यहीं पे बैठे बैठे। अभी यहां से कागज एप्लीकेशन लिखो और सारे पहुंचो, थानेदार को बोलो एप्लीकेशन लिखो हमारी अभी। ये चलता है आपके सामने। क्या हमको परमिशन दो मरने की? दो। हमको अपना जीवन खत्म करना है क्योंकि हमको जीने लायक इन्होंने छोड़ा नहीं है। भाई अडानी का नाम नहीं छपता पेपर में, किसी उद्योगपति का नहीं छपता, आपका तुरंत पेपर में छाप दिए। उसका इसलिए नहीं छापते कि उसका मैंने क्रेडिबिलिटी ये हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। हाँ। उसका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, आपकी तो परिवार कोलैप्स हो गया पूरा। और फिर भी आप नहीं लड़ना चाहते तो फिर क्या करें हम? भाई मैं लड़ने वाले के साथ में, मुर्दाड़ों के साथ में मैं नहीं रहता। मैं सीधा बोल देता हूँ, लड़ना नहीं चाहते हो ना तो ठीक है, माफ कर दो, हमें नहीं लड़ेंगे। हमको कोई ज़रूरत नहीं, मेरी कोई खेती नहीं जा रही है और मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है किसी का, ना मेरे खेती पर कर्जा है। 150-200 एकड़ खेती मेरे पास में, 1 रुपये का कर्जा नहीं है मेरे पर का नहीं है, घर पर नहीं है, मेरे पर्सनल भी लोन नहीं है। बेकार में क्यों लड़ रहे हो? ये क्यों आए वहाँ से टिकट लगा के? तुमने दिए टिकट इनको? ये 4 लोग वहाँ से लड़ने के लिए आए। करो ना कुछ, जाओ पुलिस थाने जाओ। अभी के अभी लिखो।